दोस्तों, आज हम लोग एपीओ एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण टॉपिक साक्ष्य अधिनियम के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पिछले बहुविकल्पीय प्रश्नों के सीरीज के आगे के प्रश्नों के विषय में समझेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17 अक्टूबर सन 2000 से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है, धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख एक तथ्य है, एक दस्तावेज है, या एक राय है, या एक हेतुक है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दस्तावेज। एक दस्तावेज है। धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है एक लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, या शिला पर उत्कीर्ण लेख? तो कूट के माध्यम से उपरोक्त प्रश्न का उत्तर बताना है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा बिंदु यहाँ पर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी बिंदु कि न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है क्या क्या? एक लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये सभी। अगला इसकी परिभाषा भी है, व्याख्या है, न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रयुक्त दस्तावेजों में सम्मिलित है लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, शिला पर उत्कीर्ण लेख, अंतर्गत धारा 3 पैरा 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, या फिर आधुनिक साक्ष्य? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है कौन सा? दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है किस माध्यम से? दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, या पारिस्थितिक साक्ष्य के रूप में, अथवा मौखिक साक्ष्य के रूप में, या फिर ऑप्शन डी अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में। इसकी व्याख्या है, किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों अथवा चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित कोई विषय जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो अथवा उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। अतः अनपढ़ दूध वाले द्वारा प्रतिदिन अपनी याद के लिए ग्राहक के मकान की दीवार पर बनाया गया चिन्ह दस्तावेज है एवं उसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? जसबीर सिंह बनाम तारा सिंह के वाद में, या कर्नाटक राज्य बनाम चांद बासा के केस में, या फिर किरण चंदर आश्री बनाम हरियाणा राज्य के वाद में, या फिर टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये कथन कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्न निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? ये कहा गया था टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। इसकी व्याख्या है, जनवरी 2015 में उच्चतम न्यायालय ने टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में निर्णय में यह अवधारित किया कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में
जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषिता के अनुरूप परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्णित करना चाहिए। तो इसका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। प्रश्न संख्या 56। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत परिस्थितिजन्य साक्ष्य में पहला बिंदु है जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए तथा अगला है परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। अतः सही कथन पहला, दूसरा तथा चौथा है, जबकि कथन 3 गलत है, पहला, दूसरा, चौथा। तो इसमें ऑप्शन दिया है बी, पहला, दूसरा, चौथा, ये यहाँ पर सही कथन है और तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है मौखिक साक्ष्य का, दस्तावेजी साक्ष्य का या द्वितीयक साक्ष्य का अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उल्लेख नहीं करता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। व्याख्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 मौखिक साक्ष्य, धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य तथा धारा 3 दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करता है, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं करता। अतएव यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गलत उत्तर बताइए। सच साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्राथमिक एवं द्वितीयक यानी सहायक, मौखिक एवं दस्तावेजी और प्रक्रियात्मक एवं सारवान। इसमें कौन सा साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है जो कि गलत है? इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्ष्य एविडेंस प्रक्रियात्मक एवं सारवान प्रकार का नहीं होता। अतः गलत उत्तर होने के कारण विकल्प डी प्रश्नानुसार सही उत्तर है। साक्ष्य निम्नलिखित प्रकार का होता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्राथमिक तथा सहायक एवं मौखिक एवं दस्तावेजी। अगला प्रश्न है अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य हैं यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा किस केस में? पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एमएल वाधवा के केस में, या फिर हर प्रसाद बनाम शिवदयाल के केस में, अथवा कल्पनाथ रॉय बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में, या फिर रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एमएल वाधवा के केस में न्यायालय ने कहा कि अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य हैं यदि यह अन्यथा सुसंगत है। अगला प्रश्न है, नहीं, ये भी इसी प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एमएल वाधवा ऑल इंडिया रिपोर्टर 1987 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य हैं यदि यह अन्यथा सुसंगत हैं। अगला प्रश्न है तथ्य के ना साबित होने का अर्थ है कि तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है, कि तथ्य सिद्ध हुआ है, कि किसी तथ्य का अस्तित्व अधिसंभाव्य है, कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। तथ्य के ना साबित होने का अर्थ है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। व्याख्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की
परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, ना साबित। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार जब न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है तो इससे अभिप्राय है ना साबित। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन दस्तावेजी साक्ष्य है, मौखिक साक्ष्य है या ए और बी दोनों हैं, यानी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य दोनों हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? कौन सा टेप रिकॉर्ड किया गया कथन? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, दस्तावेजी साक्ष्य है, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन। ये कहा गया है R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में, जो कि 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 के वाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य एवं रेस जेस्टे के रूप में सुसंगत घोषित किया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन कैसा साक्ष्य है? तो ये दस्तावेजी साक्ष्य है। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य ऑल इंडिया रिपोर्टर 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्ष्य, पुलिस से की गई संस्वीकृति या विशेषज्ञ राय या अनुश्रुत साक्ष्य। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य के संबंध में ये वाद था। कौन सा? R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, मूक साक्षी का बयान, न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक सीडी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार। मूक साक्षी का बयान धारा 119 के अंतर्गत तथा न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सीडी द्वारा धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, किंतु सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है: केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु, या उपरोक्त ए एवं बी दोनों कथन, या ना तो ए कथन ना ही बी कथन। कौन सा विकल्प होगा इसमें सही उत्तर? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए एवं बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु व सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु, साक्ष्य की पुष्टि व साक्ष्य के खंडन हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? FIR का। तात्विक साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु तथा उसके खंडन हेतु किया जा सकता है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया है और ना साबित, उसे कहते हैं साबित या फिर ना साबित, अथवा साबित नहीं हुआ अथवा निश्चयात्मक सबूत। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, साबित नहीं हुआ। एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया है और ना साबित, उसे कहते हैं साबित नहीं हुआ। इसमें विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 9 अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित। अगला प्रश्न है, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना साबित हुआ है। जब
न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिसंभाव्य समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो, ऑप्शन डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 निर्वचन खंड के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित, नॉट प्रूव्ड। कोई तथ्य ना साबित, डिसप्रूव्ड कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विषयों पर विचारोपरांत या तो यह विश्वास करें कि उसका अस्तित्व नहीं है अथवा उस विशेष मामले की परिस्थितियों में जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिसंभाव्य समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अतः प्रश्न के विकल्प बी एवं सी ना साबित का निर्वचन करते हैं। विकल्प डी साबित नहीं हुआ पद का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नानुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ की क्या परिभाषा है। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब यह साबित नहीं किया गया है। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब यह ना साबित नहीं किया गया है। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब यह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब यह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित। तो इसमें प्रश्नानुसार विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। साबित, असिद्ध, साबित नहीं हुआ, ना साबित। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा असिद्ध, ऑप्शन बी, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। किस शब्द को? असिद्ध शब्द को, ऑप्शन बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्वचन खंड धारा 3 के पैरा 7, 8 व 9 में क्रमशः साबित, ना साबित तथा साबित नहीं हुआ शब्दों को तो परिभाषित किया गया है, किंतु असिद्ध शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत पदों की व्याख्या की गई है। धारा 1 में, धारा 2 में या धारा 3 में या फिर धारा 4 में। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 4 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत पदों की व्याख्या की गई है धारा 4 में। तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पैरा 1, 2 एवं 3 में क्रमशः उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा तथा निश्चायक सबूत पदों की व्याख्या की गई है पैरा 3 में, और पैरा 2 में उपधारणा करेगा, पैरा 1 में उपधारणा कर सकेगा। अगला प्रश्न है जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है, या विकल्प बी, साबित माने यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग करेगा। साबित मानेगा या फिर साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 उपधारणा करेगा को परिभाषित करती है। धारा 4 के अनुसार न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस केवल
या फिर प्रिजम्सियो ह्यूमिनस केवल या उपरोक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्त दोनों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्सियो ज्यूरिस व प्रिजम्सियो ह्यूमिनिस। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा दोनों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें लैटिन भाषा में क्रमशः प्रिजम्सियो ज्यूरिस और प्रिजम्सियो ह्यूमिनिस कहा जाता है। धारा 112 के अंतर्गत धर्मजत्व की उपधारणा विधिक उपधारणा का एक दृष्टांत है। धारा 107 के अंतर्गत उत्तरजीविता का उपधारणा तथ्य की उपधारणा का एक दृष्टांत है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नानुसार सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आर्मेनिया प्रेसुम्टर राइट इज एक्टा सूक्ति का अर्थ है क्या? सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, सभी तथ्यों का उचित अवधारित नहीं किया जाना, या सभी कार्यों को गलत माने जाना, या सभी कार्यों को गलत ना माने जाना। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। आर्मेनिया प्रेसुम्टर राइट इज एक्टा जो सूक्ति है, इसका अर्थ है कि सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, ऑप्शन ए। सूक्ति आर्मेनिया प्रेसुम्टर राइट इज एक्टा का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। अगला प्रश्न है और ये आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप एवं आपके मित्रों तक पहुंच सके। अंतिम प्रश्न है, यदि कोई साक्ष्य पेश किया जा सकता है और पेश नहीं किया गया है तो न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के जो उसका विचारण किए हुए है उसके प्रतिकूल होता या उसके अनुकूल होता या फिर लाभप्रद होता या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिकूल होता। यदि कोई साक्ष्य पेश किया जा सकता और पेश नहीं किया गया है तो न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के जो उसका विचारण किए हुए है उसके प्रतिकूल होता। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिकूल होता। व्याख्या है, ऐसी स्थिति में न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि यदि ऐसा साक्ष्य पेश किया जाता तो उसके प्रतिकूल होता, क्योंकि यदि ऐसा साक्ष्य जब पेश नहीं किया गया तो अवश्य ही वह उसे पेश करने वाले के लिए हानिकारक होता। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।